के अंतर्गत हम देख रहे थे हिंदू विधि, जिसमें हम प्रथा को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि एक प्रथा को वैध प्रथा होने के लिए उसमें क्या क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए। तो आज की क्लास में हम देखेंगे प्रथा और एक प्रथा कब वैध प्रथा बनती है। तो देखिए, प्रथाएं धर्म या विधि से ऊपर होती हैं। इस कथन की व्याख्या भी करेंगे। तो देखिए, प्रथा की परिभाषा जो है वो प्रथा हमें ऐसे नियमों का बोध कराती है जो किसी निश्चित समय में या निश्चित क्षेत्र में अथवा निश्चित वर्ग में बहुत अधिक दिनों से प्रयोग के कारण विधि का स्थान प्राप्त कर लेती है। हिंदू ऋषियों ने उत्तम रिवाजों के विषय में यहाँ तक मान्यता दी है कि वह हिंदुओं पर बाध्यकारी होना चाहिए। मनु ने कहा है कि पुराने रीति रिवाजों में कानून की शक्ति होती है। मनु आचारो परमो धर्म। तो ये विचार था मनु का कि पुराने जो रीति रिवाज हैं वो कानून की शक्ति या विधि की शक्ति होती है उनमें। तो देखो, प्रथाओं के प्रकार अगर हम वर्गीकरण करना चाहें तो देखिए, वर्गीकरण में देखते हैं कि इसको हम मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो स्थानीय प्रथाएं और दूसरा वर्ग विशेष में प्रचलित प्रथाएं या रीति रिवाज, और तीसरा जो बोल सकते हैं हम पारिवारिक प्रथाएं। तो ये आपका लोकल कस्टम हो गया, ये क्लास कस्टम और ये फैमिली कस्टम। तो देखिए, स्थानीय प्रथाएं क्या होती हैं या रीति रिवाज क्या होते हैं, लोकल कस्टम्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए, ये ऐसे रीति रिवाज हैं जो किसी निश्चित देश या प्रांत में या जिले तक ही सीमित होते हैं और उस देश, प्रांत या जिले के निवासी उस रिवाज को मानने के लिए बाध्य होते हैं। भले ही रिवाजों की सीमा संपूर्ण देश या संपूर्ण राज्य, प्रांत, जनपद, जिला, नगर या किसी ग्राम तक हो, तो ऐसी जो प्रथाएं हैं वो स्थानीय प्रथाएं कहलाती हैं। अब देखिए, वर्ग विशेष में क्लास कस्टम्स जो होते हैं, तो ऐसी प्रथाओं में जाति प्रथा या वर्ग प्रथा अथवा विशिष्ट व्यापार या पेशे या वृद्धि के अनुयायियों की प्रथाएं आती हैं। जैसे कृषि हो गया, व्यापार हो गया, मशीनरी की कला तथा अन्य जो विषय हैं वो इसके अंतर्गत आ सकते हैं। अब पारिवारिक प्रथाएं या रीति रिवाज के बारे में देखें, फैमिली कस्टम्स, तो यह ऐसे रिवाज हैं जो किसी परिवार विशेष में सीमित होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी राज्य में ज्येष्ठ पुत्राधिकार है और उसी प्रकार किसी मठ या धर्म संघों में उत्तराधिकार के जो रीति रिवाज होते हैं वो आते हैं। तो ये सब जो प्रथाएं हैं, इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं वो पारिवारिक प्रथाओं के अंतर्गत आती हैं। तो अब हम देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ कस्टम्स। तो देखिए कि जो बिंदु हैं, जिस बिंदु पे हम देख सकते हैं कि एक प्रथा एक वैध प्रथा कब बनती है या प्रथाओं में वैधता के लिए क्या क्या आवश्यकता तो होने चाहिए। तो पहला है आपका एंटिक्विटी, मतलब प्राचीनता होनी चाहिए। दूसरा कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। तीसरा जो है वो सेटलमेंट और एस्टेब्लिशमेंट बाय एन एम्बिगियस एविडेंस। तो सेटलमेंट मतलब स्पष्ट साक्ष्य द्वारा स्थापित होना चाहिए। रीजनेबलनेस, युक्तियुक्तता होनी चाहिए, युक्तिपूर्णता होनी चाहिए उसमें, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सत्संगता होनी चाहिए उसमें, संगतिपूर्ण होना चाहिए। फिर मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और लॉ का अपोज नहीं करना चाहिए, नॉट अपोज्ड बाय एनी लॉ होना चाहिए। फिर ऑनर्स ऑफ प्रूफ, मतलब प्रमाण का भार होना चाहिए। तो इन सभी बिंदुओं पे हम
किसी प्रथा को परखते हैं और यदि ये सभी तत्व जो हैं वो अगर किसी प्रथा में विद्यमान हैं तो वो एक वैध प्रथा के रूप में स्थापित की जा सकती है। तो पहला पॉइंट देखते हैं। देखिए प्राचीनता जो है तो देखिए असहाय ने विधि की टीका करते हुए कहा है कि प्रत्येक देश और प्रांत के अति प्राचीन रिवाज जिनका प्रयोग प्राचीन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहा है, शास्त्र द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह ऐसे रिवाज हैं जिन्हें एक पीढ़ी ने उत्तराधिकार में दूसरी पीढ़ी को दिया है और रीति रिवाज का प्राचीन होना आवश्यक है, जिससे ये प्रतीत होगा कि इस रिवाज को सर्वसाधारण की मान्यता उस विधि के अंतर्गत प्राप्त है जो उस स्थान या समूह या परिवार की विधि है। दूसरा बिंदु देखें हम कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे निरंतरता, तो किसी भी प्रथा की वैधता के लिए आवश्यक है कि उस प्रथा को निरंतर रूप से अपनाया जा रहा हो। तो यदि कोई रिवाज या प्रथा जो है किसी कारणवश कुछ समय के लिए स्थगित हो जाती है तो वह वहीं समाप्त नहीं हो जाती है। इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है कि उसमें रुकावट आई थी या किसी आकस्मिक दुर्घटना से हुई थी या लोगों की स्वेच्छा से हुई थी। तो केवल कुछ समय के लिए ही उनका पालन न किया जाना तो इसकी निरंतरता, तो प्रथा की निरंतरता पे कोई विशेष प्रभाव नहीं डालता है। लेकिन आवश्यक रूप से ये कहा जा सकता है कि जो प्रथाएं हैं वो निरंतर रूप से पालन की जानी चाहिए। अब देखें सेटलमेंट और एस्टेब्लिशमेंट बाय एन एम्बिगुअस एविडेंस जो है, स्पष्ट साक्ष्य द्वारा स्थापना जो है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि सामान्य नियमों के विरुद्ध किसी रिवाज का भली भांति प्रमाणित होना आवश्यक है और ऐसे प्रमाण व्यवहार रूप में निश्चायक होते हैं, कंक्लूसिव होते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कौन सा पक्षकार इसे प्रमाणित करेगा। तो तर्कसम्मत अनुमान यह है कि किसी वस्तु की पूर्व की या सामान्य अवस्था गतिमान हो तो इसके विरुद्ध सिद्ध करने हेतु प्रमाण देने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो उसकी स्थिति को अमान्य करता है, जो ये कहता है कि ये प्रथा नहीं है, ये चली नहीं आ रही है, तो उस व्यक्ति पर यह भार होगा। अब देखें रीजनेबलनेस का, युक्ति पूर्णता होनी चाहिए। तो प्रथाओं को क्या है, युक्ति पूर्ण होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए। यदि वे सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के विवेक से परे हैं, ठीक है, अथवा संगतिपूर्ण नहीं है तो वो अवैध प्रथाएं नहीं हो सकती। अब देखते हैं कि लोक नीति, मोरालिटी और पब्लिक पॉलिसी जो है, नैतिकता जो है, लोक नीति और नैतिकता के प्रतिकूल नहीं होने चाहिए कोई भी जो प्रथा है। तो देखिए जो प्रथा या रीति रिवाज लोक नीति और नैतिकता के प्रतिकूल होते हैं उन्हें लागू नहीं किया जा सकता है। किसी रिवाज की अनैतिकता को समझने के लिए संपूर्ण संप्रदाय को ज्ञान द्वारा उसकी परीक्षा करनी चाहिए, न कि केवल एक अंग से करनी चाहिए। अनैतिक रूढ़ी जो कस्टम है, जो ज्वलंत उदाहरण है, दृष्टांत है इन सब चीज़ों के। जैसे देखिए एक केस था बालूसामी वर्सेस बालकृष्ण रेड्डियार। ये है आपका 1957 का केस। तो जिसमें क्या था कि एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री की पुत्री से विवाह कर लिया और इस विवाह से बालकृष्ण रेड्डियार आदि 6 संतानें पैदा हुई। तो पुरुष के मरने पर उत्तराधिकार के मामले में विवाद उत्पन्न हुआ। तो अपीलार्थी जो था बालूसामी का कहना था कि प्रत्यर्थी बालकृष्ण आदि के माता पिता का विवाह शून्य था और इस कारण वे अवैध संतानें हैं और उनका पिता की संपत्ति पर कोई या संपदा पर कोई हक नहीं है। तो उच्च न्यायालय ने यहाँ निर्णित किया कि जो रूढ़ी है या प्रथा अनैतिक है, इस कारण विवाह शून्य है तथा संतानें अधर्मज हैं तथा संपदा पाने की हकदार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि अनैतिक प्रथाओं को चाहे जितने दिनों से अपनाई जा रही हो, ठीक है, स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है। शीलता और नैतिकता विरोधी किसी भी प्रथा को न्यायालय लागू नहीं करवा सकता है। तो अनैतिक प्रथाएं जो हैं वो लागू नहीं कराई जा सकती और लोक नीति के विरुद्ध भी
जो प्रथाएं हैं उनको भी लागू नहीं करवाया जा सकता है। अब देखें, प्रथा जो है वो विधि के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, नॉट अपोज्ड बाय एनी लॉ। तो वैध प्रथाओं के लिए ये आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है कि वे किसी स्पष्ट अधिनियम जो है उसके द्वारा निषिद्ध ना हो। और निषिद्ध प्रथाएं जैसे हैं बाल विवाह हो गया, आपका सती प्रथा है, तो इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं ये वैध प्रथा नहीं हो सकती और इनको लागू नहीं करवाया जा सकता। अब देखते हैं प्रमाण का भार। तो किसी भी प्रथा को सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो उस प्रथा के अस्तित्व में होने का दावा करता है। उक्त नियम प्रथाओं का स्पष्ट प्रमाण मूल कृति की विधि से बढ़कर यदि युक्तियुक्त कारणों पर आधारित है कि उस व्यक्ति पर भार होगा जो प्रथा के अस्तित्व का होने का दावा करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वैध प्रथा जो है उसके क्या आवश्यक तत्व होते हैं। प्राचीनता, निरंतरता, सेटलमेंट, युक्तिपूर्णता, संगतिपूर्ण, और वो नैतिकता के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, लोक नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, विधि के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी आवश्यक तत्व जो हैं ये एक प्रथा को वैध प्रथा बनाते हैं, जिनको अगर वैध प्रथा के आवश्यक तत्व अगर दिखते हैं तो उनको लागू करवाया जा सकता है। तो इसी तरह की टॉपिक पे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकॉन प्रेस कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये दूसरे लोग भी देख पाएँ तो इसे शेयर कीजिए। और अगर आप इसी टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।